दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल मतलब प्लूरा। प्लूरा एक कवरिंग पार्ट है लंग्स का। इफ्यूजन मतलब एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन, यानी कि प्लूरा में एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन को हम लोग बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। क्या है इसको देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस है। ये ब्रोंकस अंदर में गया हुआ लंग्स के अंदर, ये लंग्स के अंदर कैविटी हो गई। ये सब छोटे छोटे अल्विलाई हैं, जो अल्विलाई लास्ट यूनिट होता है। ये अल्विलाई और यहाँ पर ये रिब्स का केज है। तो अल्विलाई और रिब्स के केज के बीच में ये जो लेयर जो देख रहे हैं यही प्लूरा लेयर होती है। अगर ये नहीं होता तो जिस समय इंस्पायरेशन हम करते हैं तो इंस्पायरेशन के समय ये डायरेक्ट इस रिब्स से हुआ क्या होता है, फ्रिक्शन होता और अल्विलाई रप्चर कर जाता, क्योंकि अल्विलाई सिंगल लेयर का बना होता है। तो इसके लिए ये अल्विलाई डैमेज ना हो जाए, इससे बचने के लिए इस दोनों के बीच में ये जो लेयर बनाया गया है, ये लेयर रहता है नेचुरल लेयर है, इसको बोलते हैं प्लूरा लेयर बोलते हैं। इसमें दो लेयर होता है। बाहर की तरफ जो लेयर होता है उसको पेराइटल बोलते हैं, और जो अल्विलाई की तरफ होता है उसको लोग विसरल बोलते हैं। तो बाहर की तरफ जो बोलते हैं केस से जो जुड़ा हुआ होता है। तो यानी कि अब हम लोग इसको थोड़ा सा कटिंग सेक्शन करें तो हम लोग जब कटिंग सेक्शन करके हम आगे देखते हैं इसके अंदर, तो ये और इस दोनों के बीच में विसरल लेयर और पेराइटल लेयर दोनों के बीच में कुछ फ्लूइड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, यानी सीरस फ्लूइड का एक वेराइटी होती है। सीरस फ्लूइड जो होती है टोटल 3 तरह का होता है, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड। तो अब हम लोग इसको अगर कटिंग सेक्शन करके देख लें तो हम लोग यहाँ से कट करें, यह हो गया बाहर का पेराइटल लेयर हो गया और यह हो गया विसरल लेयर हो गई। तो पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में कुछ फ्लूइड होता है। यह फ्लूइड को हम लोग बोले क्या, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो बनता है ये कहाँ से बनता है, तो जो ब्लड वेसल जो होता है विसरल लेयर के साथ, जो विसरल लेयर होता है उससे अटैच रहता है, ब्लड वेसल से अटैच रहता है। तो विसरल लेयर के साथ अटैच रहता है ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है। यहाँ अटैच, यहाँ पे आर्टरी हो गई, ये कैपिलरी हो गई, ये वेन हो गई। आर्टरी, कैपिलरी और वेन। तो आर्टरी से ब्लड आती है, कैपिलरी से होते हुए और वेन से ऐसे निकल जाती है। और इसी कैपिलरी में से कुछ जो फ्लूइड है वह फ्लूइड क्या होती है, इस प्लूरा में आते रहता है। नॉर्मल में इस फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो 15 ml से लेकर के और 50 ml तक होता है। एवरेज में 30 ml फ्लूइड होती है। अगर ये फ्लूइड का अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इफ्यूजन, उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ये जो फ्लूइड होती है, इस फ्लूइड में ये कैसा फ्लूइड होती है, नॉर्मल में ये फ्लूइड एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ द प्रोटीन होता है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं होती है। इसको हम लोग सीरस फ्लूइड कहते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये प्लूरल इफ्यूजन कितना, क्या बोले हम लोग, कि अगर बाय द वे इस फ्लूइड में अमाउंट का, जो फ्लूइड का अमाउंट होता है अगर जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गए। अब बताते हैं टाइप कि कितने तरह के होते हैं। ये जनरली 2 टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार से। एक होता है यूनिलेटरल, एक होता है बाईलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है कि एक लंग्स इफेक्ट होगी, राइट लंग्स इफेक्ट होगी या लेफ्ट लंग्स इफेक्ट होगी। दूसरा होता है बाईलेटरल। बाईलेटरल का मतलब होता है कि दोनों लंग्स इफेक्ट होगी। अब यूनिलेटरल कब होती है, बाईलेटरल क्या होती है, तो पहले हम चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड के अनुसार से ये 2 तरह का होता है इफ्यूजन। एक होता है ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन, और दूसरा होता है एक्सुडेटिव इफ्यूजन। ध्यान देना है गौर से। ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन का मतलब होता है कि एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, बट ट्रांसुडेटिव मतलब कि आसानी से फिर ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसुडेशन मतलब ये फ्लूइड आया है लेकिन आने के बाद एक्सेस जमा तो हो गया है लेकिन फिर से ये ट्रांसफर हो सकती है, वैसे इफ्यूजन को बोलते हैं हम लोग ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन। एक्सुडेटिव का मतलब होता है कि फ्लूइड आ तो गया है लेकिन वह फिलअप जा नहीं सकता है, उस तरह के फ्लूइड को बोलते हैं एक्सुडेटिव इफ्यूजन। यानी ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन किसको बोलते हैं, कि जिसमें ब्लड वेसल डायलेट नहीं होता है, बिना ब्लड वेसल्स के डायलेट हुए ही जब इफ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन बोलते हैं। याद रखिएगा, बिना ब्लड वेसल्स के डायलेट हुए अगर एक्सेस फ्लूइड जमा होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन। और अगर बाय द वे ब्लड वेसल डायलेट होने के बाद अगर इफ्यूजन होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सुडेटिव इफ्यूजन। तो याद रखिएगा कि ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन ऑलवेज क्या होती है, बाईलेटरल होती है, यानी कि दोनों तरफ होती है। और
यूनिलेटरल इफ्यूजन जो होता है वो ऑलवेज क्या होती है, एक्सुडेटिव होती है। हाँ, एक टीबी के केस में क्या होता है कि यूनिलेटरल भी हो सकता है और बायलेटरल भी हो सकता है। हम आगे बता सकते हैं, आगे कहानी बताते हैं अभी हम। तो अभी जो बात करें कि ट्रांसुडेटिव फ्यूजन किसको बोलते हैं, कि जिसमें ब्लड वेसल डायलेट नहीं होती है। एक्सुडेटिव फ्यूजन में ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है। अब बात आते हैं कॉज की बात आते हैं। तो ट्रांसुडेटिव फ्यूजन जो होती है, सबसे पहला कॉज होता है ऑन्कोटिक प्रेशर लो हो जाना। ऑन्कोटिक प्रेशर लो होने से क्या होता है कि जब ब्लड मूव करती है तो कुछ वाटर जो होता है वो यहाँ पर फिल्टर कर देती है, वहाँ पर इजेक्ट कर देती है, रिटर्निंग इसका कम हो जाता है, जिसके कारण जो होता है फ्यूजन होता है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने के कारण ट्रांसुडेटिव फ्यूजन होती है। ऑन्कोटिक प्रेशर लो कम क्यों होता है, तो ये ऑन्कोटिक प्रेशर लो होने का रीजन जो होती है, एक तो है अल्बुमिन की कमी हो जाना, अल्बुमिन की कमी होना। अल्बुमिन की कमी क्यों होती है, लीवर फेल्योर के वजह से, लीवर सिरोसिस की वजह से, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण से। तो देखो डिजीज कहाँ पे है, किडनी में, इफेक्ट कहाँ हो रही है, लंग्स में। यानी इसको लोग बोलते हैं कि डिजीज कहीं और है, इफेक्ट कहीं और होती है। यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण अल्बुमिन लॉस करता है, किडनी से लॉस कर जाता है अल्बुमिन, और उसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर लो हो जाती है, और उसके कारण यहाँ फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। ऑन्कोटिक प्रेशर लो होने से क्या होता है कि ब्लड को कैपिलरी से मूव करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक्सेस पानी को यहाँ पर इनफिल्टर, यहाँ पर इजेक्ट करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, इफ्यूजन हो जाती है। दूसरा जो होता है लीवर फेल्योर के कारण, लीवर का प्रॉब्लम होने के वजह से अल्बुमिन की कमी हो जाती है, क्योंकि अल्बुमिन का सिंथेसिस कौन करता है, लीवर करता है। तो अल्बुमिन ही ऑन्कोटिक प्रेशर बनाता है, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, इफ्यूजन डेवलप करता है। तो लीवर फेल्योर के केस में क्या होगी, इफ्यूजन डेवलप करता है अल्बुमिन की कमी होने के कारण। अगला क्या बताए थे कि माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन डिफिशियंसी, अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उस कंडीशन में भी ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अगला होता है आरबीसी का डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन का डिफिशियंसी। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण एनीमिया वाले पेशेंट को ऑन्कोटिक प्रेशर लो होने के कारण क्या होती है कि एक्सेस वाटर यहाँ पर क्या होती है, आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसको डिजॉर्डर होती है, उसकी वजह से उसको फ्यूजन डेवलप करता है। ये जब लोग देख रहे थे, उसके बाद अगला जो कॉज कुछ आता है, जैसे सोडियम का अमाउंट बढ़ जाना। सोडियम का लेवल अगर बढ़ जाता है बॉडी में, तो उस केस में क्या होता है, वाटर यहाँ पर सोडियम का अमाउंट इंक्रीज करता है, वाटर होल्ड करता है, उसकी वजह से भी फ्यूजन होता है। अगला जो कॉज होता है इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाने से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कब बढ़ता है कि जब एक्सेस अगर इन्फ्यूजन ज़्यादा कर देते हैं, आईवी इन्फ्यूजन जरूरत से ज़्यादा जब कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि आईवी इन्फ्यूजन ज़्यादा करने के कारण क्या होता है कि फ्लूइड का एक्युमुलेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, उसके कारण भी क्या होती है, इफ्यूजन डेवलप करता है। तो ये सब जो कारण हम देख रहे थे, वैसा इफ्यूजन देख रहे थे जिसमें ब्लड वेसल्स में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कारण कहीं और होता है, इफेक्ट कहीं और होता है। इसको बोलते हैं कारण कहीं और, इफेक्ट कहीं और। इसमें क्या होता है कि प्लूरा में किसी तरह दिक्कत होती है, अगर ब्लड वेसल में दिक्कत होती है, बस होती क्या है कि हमें फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने के कारण दिक्कत होती है, फ्लूइड बढ़ जाएगा तब उसकी वजह से क्या होगी, फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो प्लूरल जो लेयर होती है और ब्लड वेसल्स वो नॉर्मल होती है। ये तो हम लोग देखें ट्रांसुडेटिव। अब जब आता है इसमें क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, रिवर्सल हो सकता है इसमें। सेकेंड जो आता है एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव फ्यूजन किसको बोलते हैं कि जिसमें ब्लड वेसल डायलेट कर जाता है। ब्लड वेसल डायलेट करने के कारण क्या होता है कि यहाँ से प्रोटीन और प्लस ब्लड WBC वह भी इसमें क्या होता है, इनफिल्टर हो जाता है, जिसके कारण इसका फ्लूइड का विस्कोसिटी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और ये कंडीशन को जो बोलते हैं एक्सुडेटिव फ्यूजन को बोलते हैं। यानी ब्लड वेसल्स के डायलेट होने के कारण जब यहाँ पर फ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं लोग एक्सुडेटिव फ्यूजन। इस फ्यूजन में क्या होता है, फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्लूइड का नेचर कैसा हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। और ट्रांसुडेटिव में फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, क्लियर फ्लूइड होती है। एक्सुडेटिव में कैसा हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगी। क्यों क्लाउडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन आ चुका है, यहाँ ब्लड सेल आ चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लाउडी, यहाँ पर क्या होती है, फ्लूइड आ जाती है। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं तो इसका कारण क्या होता है, इसका दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, एक है इन्फ्लामेशन और एक होता है यहाँ पर एलर्जी। तो एलर्जी के कारण क्या होगी, हिस्टामिन की वजह से एलर्जी में हिस्टामिन बनता है, हिस्टामिन से डायलेट हो जाएगी, और उस केस में यहाँ पर फ्यूजन डेवलप देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बोले थे इन्फ्लामेशन, ये देखो इसमें क्या बोले थे कि यूनिलेटरल बोले थे फ्यूजन। यूनिलेटरल का मतलब होती है कि लंग्स के किसी एक पार्ट, मान ली निमोनिया यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ निमोनिया हुआ है, तो यहाँ इन्फ्लामेशन हुआ है, तो यहाँ ब्लड वेसल डायलेट करेगी तो फ्यूजन होगी। यहाँ पर सपोज दैट कि ब्रोंकाइटिस डेवलप कर गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इसकी वजह से क्या होगी, डेवलप कर गई। यहाँ पर सपोज लंग्स अब्सेस है, तो उसकी वजह से डेवलप हो गई। यहाँ पर क्या ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक्सुडेशन हो गया। यानी कि अगर बाय द वे ये सब क्या लोकल कॉजेज आ गए,
ये सब लंग्स के कारण आ गए। निमोनिया, लंग्स अपसेट, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, ये सब के कारण क्या होता है, चूंकि यहाँ का ब्लड वेसल डायलेट करेगा और यहाँ पे फ्यूजन होगा। इस तरह के फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सुडेटिव फ्यूजन बोलते हैं। तो एक्सुडेटिव फ्यूजन का मतलब हो गया कि यहाँ पर ब्लड वेसल के डायलेट होने से जो ब्लड का सब्सटेंस क्या होता है इसमें फिल्टर होता है, इस तरह को बोलेंगे एक्सुडेटिव फ्यूजन। तो ये कॉज भी हम लोग समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात यहाँ तो समझ में आ गया, अब हम लोग आते हैं सिम्टम पे आते हैं। सिम्टम क्या मिलेगा, तो याद देखिए सबसे पहला क्या है ना कि ट्रांसुडेटिव फ्यूजन हो या एक्सुडेटिव फ्यूजन में थोड़ा सा का सिम्टम बड़ा रहेगा, लेकिन क्या है सबसे पहला प्लूराइटिक पेन। प्लूराइटिक पेन क्या होगी कि अगर जिधर ये अगर प्लूरल फ्लूइड बड़ा रहेगा तो उस साइड में क्या होगी, डेवलप करेगी। या तो लेटरल, इसमें सबसे ज्यादा पेन कहाँ डेवलप होती है, याद रखिएगा लेटरल साइड में पेन ज्यादा होती है, और लेटरल में भी क्या होती है, लोअर साइड में ज्यादा पेन होती है प्लूरल फ्यूजन में। ये ऑलवेज याद रखना है कि लेटरल एंड लोअर साइड, दिस साइड इज द मेन साइड ऑफ द पेन, प्लूराइटिक पेन बोलते हैं इसको। उसका डिज्निया डेवलप करेगी, क्योंकि जो फ्लूइड का अमाउंट बढ़े रहने के कारण ये अल्विलाई जो होता है कंप्रेस होगी। अल्विलाई कंप्रेस होगी तो फिर क्या होगी, कंप्लीटली एक्सपेंड नहीं हो पाती है। तो इस केस में क्या डेवलप करेगा, डिज्निया। रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा, इसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चेस्ट पेन तो होगा ही, चेस्ट पेन बताया थे आपको, प्लूराइटिक पेन डेवलप करेगा। वही चेस्ट पेन बोलेंगे तो उसका क्या बोलते हैं कि लेटरल साइड में ज्यादा पेन होती है। इसके बाद फिर क्या डेवलप होगा, कभी कभी हिमोटाइसिस डेवलप कर सकता है, वो अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी के अनुसार से ऐसे डेवलप उसमें नहीं होती है। और अगर दूसरा केस, अगर बाई एक्सुडेटिव फ्यूजन होगी तो उस केस में क्या होगी, पेशेंट को फीवर आ सकता है। तो जनरली क्या है ना कि पेशेंट में ये सब कुछ सिम्टम जो होता है देखने को मिलता है। शॉर्ट ब्रीदिंग देखने को मिलता है, पेशेंट लंबा सांस नहीं ले पाता है, तो एक्सर्शन ज़्यादा मिलेगी पेशेंट को। और अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, जैसे जो निमोनिया होगी तो अलग कॉज होगी, अलग सिम्टम होगी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए सिम्टम, तो इसके लिए स्पेसिफिक सिम्टम मिलता है। लीवर का प्रॉब्लम होगा तो अलग सिम्टम होगा, किडनी का प्रॉब्लम अलग सिम्टम होगा, यानी वो सब एसोसिएट सिम्टम आपको अलग अलग डिजॉर्डर्स में अलग अलग देखने को मिलेगा। ये जो सिम्टम बताए थे सिर्फ हम इफ्यूजन के बारे में बता रहे थे, लेकिन एसोसिएट सिम्टम अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी वो बहुत है, तो उसके बारे में चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हम लोग, वीडियो लंबा हो जाएगी। दूसरा साइन में क्या देखेंगे, जब हम लोग स्टेथोस्कोप से जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें रेस्पिरेटरी साउंड बहुत कम मिलता है। क्यों कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड होती है वो रेस्पिरेटरी साउंड को क्या करती है, वो रोक देती है। इसकी वजह से क्या होती है कि रेस्पिरेटरी साउंड वहाँ पर डल मिलती है। दूसरा जो हार्ट साउंड है वो भी डल मिलेगी। तीसरा जो कोस्टल जो स्पेस है वह क्या हो जाएगी, फुलनेस मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं फिर कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एक्सुडेटिव इन्फ्लुएंजा का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि इसे पूरे पास भर जाएगी, प्लूरिसी डेवलप कर जाएगा उसमें। प्लूरिसी तो यही है, इन्फ्लामेशन हो गई, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन हुआ है तभी तो एक्सुडेशन हुआ है ना, तो उसी को प्लूरिसी बोलते हैं। प्लूरिसी का मतलब हो गया प्लूरा में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगी, एक्सुडेटिव फ्यूजन हो जाएगी। तो वो इटियोलॉजी में ही था वहाँ पे कि प्लूरा में क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सुडेटिव फ्यूजन हुआ। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट प्लूरिसी डेवलप कर सकती है, या फिर कंप्लीट पॉस फॉर्मेशन हो सकता है, इसमें पायमिया हो सकता है। ये जनरली कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। या लंग्स जो है धीरे धीरे क्या हो सकती है, वो कोलैप्स की तरफ जा सकती है। तो लंग्स धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ज्यादा फ्यूजन होगा, ज्यादा फ्यूजन होगा, ज्यादा फ्यूजन होगा, तो लंग्स धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कोलैप्स होते चली जाएगी। अगर एक तरफ होगी तो एक कोलैप्स कर जाएगी उसमें। इस तरह से क्या हो जाएगी, मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, सबसे पहले देखते हैं चेस्ट एक्सरे कराते हैं, पीएव्यू। चेस्ट एक्सरे में देखेंगे क्या कोस्टोफ्रेनिक एंगल इसमें क्या रहेगी, अब्सेंट हो जाएगी। इसमें लंग्स क्लियर पता नहीं चल पाएगी, कंप्लीट वहां पर व्हाइट ओपेसिटी दिखाई देती है। जितना जो फ्यूजन होगा उतना पूरा व्हाइट ओपेसिफिकेशन मिलता है। निमोनिया अगर होता है तो उसमें दिखाई देता ही है। अब जो आते हैं बात अल्ट्रासोनोग्राफी का आते हैं, यूएसजी ऑफ चेस्ट का आते हैं। इससे जो होता है एकदम क्लियर पता चल जाती है कि ट्रांसोडेटिव फ्यूजन है या फिर एक्सुडेटिव फ्यूजन है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ट्रांसोडेटिव फ्यूजन है तब तक हमें प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम कैसे कर पाएंगे। क्योंकि ट्रांसोडेटिव फ्यूजन में क्या होती है कि उसका जो प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट दूसरी जगह से करना पड़ता है। या तो लीवर डिजीज के लिए देखेंगे, प्रोटीन के लिए देखेंगे, किडनी के लिए देखेंगे, या फिर हीमोग्लोबिन के लिए देखेंगे। एक्सुडेटिव में क्या करते हैं हम लोग, लोकल कोज देखेंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी से देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी से क्या करते हैं, हम लोग बायोप्सी कर करके और फ्लूइड को एस्पायरेट कर लेते हैं। फ्लूइड को फिर एग्जामिनेशन करके देख लेते हैं, ये फ्लूइड ट्यूबरकुलोसिस की वजह से फ्लूइड है या किसी बैक्टीरिया की वजह से है, किसी दूसरी वजह से है। तो फ्लूइड को हम लोग एग्जामिनेशन करके देख लेते हैं, फ्लूइड का नेचर क्या है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद हम लोग फ्लूइड को एस्पायरेट करके और उसका एग्जामिनेशन करके देख लेते हैं, और उसको हम ग्राम स्टेन, जेडन स्टेन, जो भी चीज़ हम लोग करके देख लेते हैं। इसके बाद आता है सीटी स्कैन करा के देख सकते हैं, सीटी स्कैन में भी कितना फ्लूइड है वो भी हम लोग देख लेते हैं, और इससे जो हम लोग पता चल जाता है फ्लूइड का। इसके बाद नॉर्मल में टीएलसी, डीएलसी करा के देखते हैं, टीएलसी बड़ा रहता है, डीएलसी होता है, डीएलसी में न्यूट्रोफिलिया मिल जाएगा उसमें। तो इस तरह से क्या है, तो नॉन स्पेसिफिक जांच में ईएसआर
बढ़ा रहेगा। तो इन्वेस्टिगेशन ये कराते हैं, लेकिन बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, एक्सरे प्लस अल्ट्रासोनोग्राफी। इससे जो होता है हमें क्लियर पता चल जाती है। और जो फ्लूइड को जो एस्पायरेट किए उसका हम लोग माइक्रोस्कोपिक एंड उसका बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होगा कि जो फ्लूइड एक्सेस हो जाती है उसको क्या करते हैं, ड्रेन करके एक्सपायर्ड करके डिस्कार्ड कर देते हैं। और बाकी जितना कॉज हुआ होगा, अगर साल्ट रिस्ट्रिक्शन करना हो, प्रोटीन डाइट देना हो, प्रोटीन का अगर ट्रांसफ्यूजन करना हो, आईवी इन्फ्यूजन को स्लो करना हो, तो जितना भी कॉज होगा, या फिर हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवा देना हो, ये सब जो कॉज जो कॉज होगी उसके अनुसार इसको हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए अगर हमें करना हो तो अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी उसके अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे लीवर का प्रॉब्लम हो तो वहाँ चेलिडोनियम का यूज करेंगे, कार्बेन यूज करते हैं। किडनी का प्रॉब्लम हो तो वहाँ एपिस मेलो का यूज करते हैं, लाइकोपोडियम यूज करते हैं। अगर ऐसे फ्यूज होता है ऐसे मेलो एपिस मेलो वहाँ यूज करते हैं। फिर हम लोग ब्राउनिया यूज कर सकते हैं वहाँ पर। ट्यूबरकुलिनम बेस्ट मेडिसिन होता है इसके लिए। हम लोग इसमें एक खुराक या 2 खुराक इसमें लोग कंटिन्यू चलाते ही हैं। ये सब जो मेडिसिन है ये मेडिसिन चलाते हैं। और बाकी हम लोग जैसा एजेंट देखते हैं, जैसा इटियोलॉजी देखते हैं, उसके अनुसार ट्रीटमेंट करना मेरे लिए सबसे बेस्ट होती है। इसके लिए थेराप्यूटिक मेडिसिन सबसे बेस्ट होती है। थेराप्यूटिकली देख लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।